Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर अर्थात ESDAR के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले टर्न पर हम लोगों ने वेरिएबिलिटी के बारे में बात करी थी और मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारा डेटा आता है उसमें हमारी भिन्न भिन्न तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में होती है, वेरिएशन के बारे में होती है और बाद में हम देखेंगे कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है कि उनका शेप कैसा है, उनका आकार कैसा है, उससे भी संबंधित कई इंफॉर्मेशन होती हैं। तो अब तक मैंने किसी भी डेटा के अंदर जो उसकी एवरेज वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसी इत्यादि, उसके बारे में तो समझ लिया है। ओके, अब हमको उस डेटा के अंदर जो उसकी वेरिएबिलिटी है उसके बारे में समझना है। तो पिछले टर्न पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण लिए थे। कुछ उदाहरण हमारे और आपकी जो डे टू डे की लाइफ होती है, जीवन होता है, उससे संबंधित थे और मैंने आपको ये सिर्फ खाली एक अपनी कोशिश करी थी कि मैं आपको वेरिएशन क्या चीज़ होती है, वेरिएशन क्या कॉन्सेप्ट होता है और वेरिएशन को आप अगर फील करने की कोशिश करें तो ये क्या चीज़ होगी, मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश करी थी। राइट, और अंत में मैंने आपको ये भी बताया था कि खाली यह कह देने से कि इस डेटा सेट में वेरिएशन कम है और उस डेटा सेट में वेरिएशन ज़्यादा है, हमारा काम नहीं बनता है जब तक कि हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस डेटा सेट में कोई भी डेटा सेट है, उसके अंदर हमारा जो भी वेरिएशन होता है उसको क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के टूल्स होते हैं। टूल्स के बारे में बताना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस टूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ और उस टूल के पीछे कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया गया जिसने डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को हाथ डाल करके बाहर निकाल दिया। राइट, जब अगर मैं आपको उसके बीच का जो पीछे का कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूंगा तो वह आपको सहायता करेगा कि अलग अलग कंडीशन में अगर आपको भिन्न भिन्न तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करना है तो किन कंडीशन में हम किस टूल का इस्तेमाल करें और उसके द्वारा मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ये मुझे पता चल जाएगा। राइट, और उससे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पर आप अपने वेरिएशन को किसी पर्टिकुलर तरीके से निकालने की कोशिश करना चाहते हो, तो उसको कैसे निकालें, आप उसके लिए एक कोई नया टूल भी डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह के जो हमारे टूल्स हैं उनकी आजकल बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आज के ज़माने में हम छोटे डेटा सेट में नहीं, हम बहुत बड़े बड़े डेटा सेट में काम कर रहे हैं। जो हमारा डेटा सेट होता है उसका साइज़ अब MB, मेगाबाइट, GB, गीगाबाइट या टेराबाइट नहीं होता है, वो उसके ऊपर पेटाबाइट में बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में, आज के समय में हमारा डेटा का साइज़ क्या है। हमारे पास ऐसे एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं फ़ोन में जो मुझको रास्ता बता देते हैं। वो मुझको बता देते हैं कि आप अगर उस रोड पे जाओगे, उस अगर डायरेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक कम है, और वो आपको एक अनुमानित समय भी बता देते हैं। ये अनुमानित समय कैसे निकालते हैं? पूछिए कि आप हमको एग्जैक्ट समय क्यों नहीं निकाल करके बता रहे हो। और आपने यूजुअली देखा होगा कि ऐसे ऐप जो अच्छे होते हैं वह जो आपको घर से निकलते समय बताते हैं कि आपको इस जगह से इस जगह पहुंचने में इतना समय लगेगा, आपका समय उसी के आसपास कहीं तो होता है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आप उन एप्लीकेशन वालों से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आप मुझको 100% एक्यूरेट समय क्यों नहीं बता रहे हो?
आप अगर मुझे बता रहे हो कि यहाँ से वहाँ तक जाने में 1 घंटे का समय लगेगा, वो समय कभी 55 मिनट भी हो जाता है, कभी 65 मिनट भी होता है, तो क्यों नहीं वो एग्जैक्टली 60 मिनट होता है? क्यों? 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, चूँकि डेटा में रियल लाइफ में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। आगे क्या होने वाला है ये सिर्फ ईश्वर को छोड़ करके किसी को नहीं पता है शायद। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो मुझे कौन सा ट्रैफिक मिलने वाला है, आगे मुझे किस तरह का कोई कहीं पे रोड खुदी हुई है या कुछ कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके कारण मुझको एक लंबा रूट लेना पड़ेगा। ये तो जब रोड पे जाते हैं तभी पता चलता है। तो इसलिए जो भी हमारा टाइम है उसमें कुछ वेरिएशन होता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, इसकी बात तो हम पिछले टर्न पे कर चुके हैं कि इसमें वेरिएशन होता है। इस वेरिएशन को कैसे हम मेजर करें कि सो दैट कि जो मैं आपको टाइम बता रहा हूं उस टाइम में और जो एक्चुअल टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर ना आए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और इसीलिए भिन्न भिन्न सिचुएशंस में अगर हम डिफरेंट तरीके के टूल्स को अगर हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ टूल ऐसे होते हैं जो हमको ऐसी वैल्यू देते हैं जो हमारे रियल की वैल्यू से बहुत अलग होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा टूल अच्छा नहीं है, ये हमको सही वैल्यू नहीं बता रहा है। और कुछ टूल ऐसे होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि जैसे कि जो हमको यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है तो ऐसी वैल्यू को समय की बता रहे हैं कि जैसे उसको पहले से पता था कि हमको कितना समय लगेगा। वो एक्यूरेट होते हैं, जो हम आम भाषा में कहते हैं। तो जो एक्यूरेट होते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये एक्यूरेसी जो हमारा एक्यूरेट है कि नहीं, ये हमारी कहाँ से आएगी? अपने डेटा में से इस इंफॉर्मेशन को मुझे समहाउ क्वांटिफाई करके मेज़र करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको अलग अलग टूल्स की आवश्यकता होती है कि अलग अलग जगह पर हमारे अलग अलग टूल्स काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। हम आपको जो भिन्न भिन्न तरीके के टूल्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और कुछ हमारे जो टूल्स हैं जो डेटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पर या जो हमारे डेटा के क्वार्टाइल्स होते हैं। आपने पढ़ा था कि क्वांटाइल्स को जब हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। तो जो हमारे टूल क्वार्टाइल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं हम उनकी बात करेंगे, राइट। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं, और हमारे होम पेज का जो एड्रेस है वो है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। तो आप हमारे इस होम पेज पे चले जाइए और उसमें से आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। और अगर आपको इस एड्रेस को याद करने में कठिनाई हो रही है या नोट करने में कठिनाई हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। यह QR कोड को जब आप स्कैन करोगे अपने फ़ोन में उपलब्ध कोई भी फ्री एप्लीकेशन से, तो ये आपको डायरेक्ट स्कैन करके इसी एड्रेस पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ भी दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी इंटरनेट के जो सर्च इंजन होते हैं आप उसमें चले जाइए, वहाँ पे जा करके आप हमारा नाम टाइप कर दिए, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दिए IIT कानपुर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज वहाँ पर मिल जाएगा। और जब आप होम पेज में आएंगे तो आपको वहाँ पे स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक मिलेगा। उस स्वयं प्रभा लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप अपने कोर्स के अंदर आकर के आपको इस कोर्स में जो भी हमारी लेक्चर की स्लाइड्स है वहाँ PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी, आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो जब हम देखिए अपने मेजर्स ऑफ वेरिएशन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं तो ये मेरा मानना है कि ये जो मेजर्स होते हैं वो हमारे डेटा में जो स्प्रेड है या स्कैटर्डनेस है किसी पॉइंट के अराउंड उसको मेज़र करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पॉइंट होता है ना जिसके आसपास हम अपनी वेरिएबिलिटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उस पॉइंट को अर्थमेटिक मीन मान लेते हैं या कोई भी एक जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने वाला कोई हमारा एक टूल होता है, अगर हम उसको मान लेते हैं तो यह मेरी सहायता करता है, राइट। अब हमारी सांख्यिकी में इस तरह के मेजर्स जो कि इस स्कैटर्डनेस, कंसंट्रेशन या स्प्रेड को मेजर करते हैं, मतलब अर्थात कि हमारे डेटा में जो स्प्रेड है, वेरिएशन है, स्कैटर्डनेस है, कंसंट्रेशन है, आप कोई भी नाम दीजिए, जो उसको मेजर कर सकते हैं
वो हमारे कई सारे, एक होता है रेंज, एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर इत्यादि। तो अब हमारा यहाँ पे काम क्या है? हमारा काम है कि एक एक करके हम इन टूल्स को यहाँ पे लेंगे और हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि उस टूल के अंदर ऐसा भला क्या हो रहा है जो हमको उस डेटा के अंदर छुपी हुई वेरिएबिलिटी को बाहर क्वांटिफाई करके दिखा रहा है, और जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बाद में आएगी उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसके बारे में बताएगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम अपनी रेंज की बात करते हैं। राइट, अब अगर हम अपने रेंज की बात करते हैं तो जैसा देखिए, आपने अपने डे टू डे की लाइफ में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस देखी होंगी यहाँ पर अगर हम आपसे ये पूछे कि मुझे अपने ऑफिस से रेलवे स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा, आपने मान ली मुझे बता दिया कि आपको 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट लगेगा। तो क्या हमको 45 मिनट्स ही लगता है? राइट, उसकी जगह हम ऐसा भी तो बताते हैं आपको 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में लगेगा। और जब हम ये बताते हैं कि 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में लगेगा तो मुझको एक अलग तरीके का आभास होता है और हमको लगता है कि अब हमको ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल गई है। राइट, और अगर मान लीजिए कि हमारी जो हमारा रूट है जहाँ से मुझे अपने ऑफिस से रेलवे स्टेशन जाना है, सपोज वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो ये ट्रैफिक हमारा समय के अनुसार बदलता रहता है कि अगर हम बहुत सुबह जाने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत रात में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यूजुअली ट्रैफिक कम होगा। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओगे, बिल्कुल सुबह जाओगे, प्रातः जाओगे, या आप देर रात में जाओगे तो आपको शायद 35 से 40 मिनट लगेगा। लेकिन आप अगर दिन के टाइम में जा रहे हो और अगर ऑफिस आवर्स के टाइम में जा रहे हो जिसमें हर इंसान अपने ऑफिस जाता है, तो आपको टाइम शायद 35 मिनट से 50 मिनट के बीच में भी लग सकता है। अब जरा सा सोचिए, मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए। एक मैंने कहा कि सुबह के समय अगर हम स्टेशन जाएंगे तो 35 से 40 मिनट लगेगा, लेकिन अगर दिन में ऑफिस टाइम के आसपास जाएंगे तो 35 मिनट से 50 मिनट के बीच में लगेगा। इन दोनों सेंटेंस को सुन करके आपको कुछ समझ में आया? आपको एक अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, और आप क्या कर रहे हो अपने माइंड में? आप जो आपकी मिनिमम वैल्यू है, जो आपने कहा 35 मिनट, वो तो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम इतना समय तो लगेगा ही आपको। और 40 मिनट या जो 50 मिनट का टाइम आपने दिया है, ये उसका मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं आपको लगना चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशन। राइट, हमने क्या किया, ये जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों का मैंने एक अंतर निकाल लिया कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितनी दूरी है। तो ये भी हमारा 2 वैल्यूज़ के बीच में दूरी को नापने का एक साधन हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आप अपनी डे टू डे की लाइफ में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके के काम करते होंगे। राइट, आपके अगर इम्तहान में अगर कोई भी नंबर आते हैं और आप जब घर में आपकी माताजी या आपके पिताजी आपसे पूछते हैं कितने नंबर आए हैं, तो वो भी तो साथ में पूछते हैं कि आपके क्लास में कम से कम नंबर कितने आए और मैक्सिमम नंबर कितने गए। राइट, आप अगर कहते हो कि आपके नंबर आए हैं, सपोज 65 नंबर आए हैं, 65, और आप कहते हो कि नहीं मिनिमम मार्क्स गया है 30 और मैक्सिमम गया है 95, तो उसको देख के लगता है कि आप उस रेंज के बीच में कहीं पर बीच में लाई कर रहे हो। तो हम मान सकते हैं कि आपकी जो ग्रेड आएगी कहीं बीच में आएगी। लेकिन अगर आपके 65 नंबर ही आए हैं, लेकिन क्लास में ऐसा हुआ है कि जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके 35 है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 70 हैं, मान लीजिए किसी और कैंडिडेट के, तो इससे हमको क्या मिलेगा कि हमारी रेंज 70 से 35 के बीच में है, लेकिन हम 70 के बहुत आसपास है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ग्रेड अच्छी आएगी। राइट, और अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारे क्लास में जो मिनिमम मार्क्स थे 60 और मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 70,
तो इसका मतलब तो यही है कि हाँ, सारे स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर है और सभी अच्छे हैं, या सभी का कैलिबर ऑलमोस्ट बराबर है। तो देखा, खाली मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू को लेकर के आपने कितने तरीके के कंक्लूजन्स निकाल लिए, और आपने बेसिकली क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और आपको ध्यान हो, इसी बीच में तो मैंने आपसे कहा था कि इस डेटा की रेंज निकाल लीजिए। आप डेटा की रेंज कैसे निकालेंगे? आप जो मैक्सिमम वैल्यू उसको निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और दोनों के बीच का जो अंतर है आप उसको निकाल लेंगे। तो यही बात तो आपको स्टैटिस्टिक्स भी कह रही है। स्टैटिस्टिक्स में जो रेंज डिफाइन करी गई है वो यही डिफाइन करी गई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। अर्थात उस डेटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू उस डेटा सेट में अवेलेबल है उसको निकाल लीजिए, और जो सबसे छोटी वैल्यू आप उसको निकाल लीजिए, और दोनों का अंतर ले लीजिए। राइट, इसी को बोलते हैं रेंज। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सावधान करना चाहूंगा। सावधान में ये करना चाहूंगा कि जब आप इस रेंज को आर सॉफ्टवेयर में निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक कमांड होता है रेंज, RANGE। आपको शायद लगेगा कि जिस तरीके से हमारा कमांड होता है मीन, MEAN, वो हमारा अर्थमेटिक मीन निकाल देता है। जो हमारा कमांड होता है मीडियन, MEDIAN, वो मीडियन निकाल देता है। तो उसी तरीके से ये जो हमारा कमांड है रेंज, ये आपको इस डेटा की रेंज निकाल देगा, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको सावधान रहना है। हमारे आर में कमांड होता है रेंज, लेकिन वह मुझे खाली मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को एक इंटरवल के फॉर्म में बता देता है बस। राइट, वो उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अक्सर होता है कि हमको लगता है कि शायद रेंज ही हमारा, मुझको रेंज की वैल्यू बता देगा तो हम अपने आगे के काम करते जाते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट लिख देते हैं रेंज, उससे कुछ और हमारा आउटकम आता है और हमको पता नहीं चलता है कि मैंने कहाँ पे गलती कर दी है, और वह आउटकम वो नहीं होता जो मुझको चाहिए, वो कुछ और होता है। तो ये आपको केयरफुल रहना है जब आप आर सॉफ्टवेयर में ये वाला कार्य करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी स्लाइड्स पे आते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप ये रेंज कैसे निकालेंगे। तो अब अगर ये मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा के ऑब्जर्वेशंस आए x1, x2, xn, तो ये हमारी क्या है, ये कुछ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। राइट, जैसे हम कहते हैं कि हाइट पर हमारा डेटा है, तो x हमारा क्या हो गया, हाइट, और इसकी हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन आए 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर इत्यादि, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। तो अगर आपको इस डेटा का रेंज निकालना है, आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस डेटा सेट की, और इस डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और दोनों का अंतर निकालना है। कैसे? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और देखिए, ये वही चीज़ तो है जो आपको मैंने अभी आपको उदाहरण के थ्रू जो आप अपनी डे टू डे की लाइफ में आप निकालने की कोशिश करते हैं, ये उसी के बारे में तो बता रहा है आपको। तो इसको हम बोलते हैं रेंज। राइट, और यह आप बहुत बार देखोगे इसका नाम होता है स्टैटिस्टिकल रेंज, अर्थात सांख्यिकी वाली रेंज। तो इसलिए आपको, जैसे रेंज का मतलब तो ये भी होता है ना कि 50 से 60 तक आपने ये इंटरवल लिख दिया, 50 से 60 तक का, और यही एक्चुअली में आउटकम जब आप आर में देते हो ना रेंज कमांड, तो वहाँ से आपको मिल जाता है। आपको मैं करके दिखाऊंगा जब हम आर कंसोल में इसकी बात करेंगे। राइट, अब सवाल ये आता है कि अगर मेरे पास दो डेटा सेट आए हैं, और अगर हम दोनों डेटा सेट की अगर हम रेंज निकाल लेते हैं, राइट, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि किस डेटा सेट में हमारी वेरिएबिलिटी कम है और किस डेटा सेट में हमारी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई डेटा सेट आया 1, हम कह देते हैं डेटा सेट 1, और एक हम कह देंगे डेटा सेट 2। राइट, और यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी रेंज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा सेट 1 में जो भी है माइनस मिनिमम वैल्यू, और इसको हम कह देते हैं रेंज 1। और डेटा सेट 2 में जो भी हमारा डेटा है वहाँ से उसकी मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली, और वहाँ से मैंने निकाल लिया रेंज 2। राइट, तो पहली बात तो ये आती है कि ये रेंज हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, और इस रेंज की वैल्यू से हम कैसे अपने फाइनल कंक्लूजन लेंगे। राइट,
और इसके लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि जो डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी छुपी हुई है उसमें और इस रेंज में क्या आपस में संबंध है, राइट। तो हम ये कहेंगे आपको कि जिस डेटा सेट में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है उसकी रेंज की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जिस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कम है उस डेटा सेट की रेंज की वैल्यू कम आएगी, राइट। तो अगर आपके पास दो डेटा सेट है और उसकी रेंज को आपने एज अ रेंज 1 और रेंज 2 अगर कंप्यूट किया है, तो अगर ऐसा है कि रेंज 1 है उसका जो मान है रेंज 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका डेटा सेट 1 है जहाँ से आपने रेंज 1 निकाली है उसमें वेरिएबिलिटी दूसरे डेटा सेट से जहाँ पे आपने रेंज 2 निकाली है उससे ज़्यादा है। तो जिस डेटा सेट की रेंज ज़्यादा है उस डेटा सेट की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, राइट। आप बिल्कुल इसको आप लिख सकते हो, ज़्यादा रेंज ज़्यादा वेरिएबिलिटी और ज़्यादा वेरिएशन। तो ये जो रेंज कमांड ये जो रेंज आपका टूल है ये आपको देखिए डेटा की वेरिएबिलिटी के बारे में बता रहा है। अब इसको रेंज को अगर मुझको अपने डेटा सेट की बेसिस पर आर में अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप रेंज का कमांड अगर यूज़ करेंगे तो ये रॉन्ग है, ये आपको नहीं करना है, राइट। तो अगर आपको रेंज निकालना है तो आपको रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आप एक काम करिए कि अगर आपका कोई डेटा वेक्टर है x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग ने अपने आर के जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसके बारे में अगर हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी थी तो आपको मैंने मैक्स और मिन कमांड के बारे में बताया था। तो जो मैक्स कमांड होता है ये हमारे डेटा सेट में मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिन कमांड है वो हमारे डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू उसको निकाल के देता है। तो हम बहुत आसान है, हम कर दें मैक्स ऑफ एक्स माइनस मिन ऑफ एक्स। तो जैसे मैंने ये देखिए लिखा हुआ है, तो ये आपको रेंज दे देगा। अब आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है तो आप क्या चाहोगे, आप यही तो चाहोगे कि मिस्टर आर हमारे उस डेटा सेट में से मिसिंग वैल्यू को आप अलग करिए और उससे हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी हमारी बाकी बची वैल्यू वहाँ से निकालिए और दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके मुझको रेंज बता दीजिए, राइट। तो अगर हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू होती है तो हम वहाँ पे कमांड में हमारा कमांड यही रहेगा, और अगर हमारे डेटा सेट जिसमें मिसिंग वैल्यू उसको हम एक नाम दे देते हैं XNA, राइट। ये के नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने इसलिए दिया है कि आपको जिससे कि नाम से पता चल जाए कि X डेटा सेट में NA वैल्यूज़ हैं, और जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको आपको पता ही उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N कैपिटल A से, राइट। तो अगर XNA डेटा सेट में मुझको अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले तो हमारा कमांड हो जाएगा मैक्स और डेटा सेट का नाम और कॉमा करके NA.RM इज इक्वल टू ट्रू, अर्थात जो भी हमारे डेटा सेट में NA वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करिए और उसकी बेसिस पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। और ऐसे ही आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो जिस डेटा सेट में XNA में मिसिंग वैल्यू है वहाँ पर NA.RM इज इक्वल टू ट्रू, अर्थात कि मिसिंग वैल्यूज़ को आप यहाँ से रिमूव करिए और जो वैल्यूज़ आपकी आती हैं उसमें से आप उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए और दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों का आप अंतर निकाल दिए, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यह आपको अगर आपके डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू तो वहाँ से भी आपको रेंज की वैल्यू निकाल करके दे देगा। फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिलाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको सावधान करने की कोशिश करूंगा कि जो कमांड है ना रेंज, ये आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को एक वेक्टर के फॉर्म में पका देता है। तो ये आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चलिए अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से आपको हम आपके डेटा सेट में रेंज को कैसे निकालते हैं ये आपको करके दिखाते हैं, राइट। तो देखिए इस उदाहरण में मैंने बहुत ही छोटा से लिया है सो दैट कि आपको उसको आंख से भी दिखाई पड़ जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के, और वही कैलकुलेशन हम जब आर में करने की कोशिश करेंगे तो आपको आप उसके सारे आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि जो आर कर रहा है जो आपने सोचा था वह दोनों बातें एक सी हैं। तो देखिए इसमें से कि हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने किसी
रेस में हिस्सा लिया है और उनका यहाँ पे टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। या केवल उदाहरण हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसीलिए मैंने अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं लिए हैं, बल्कि उसकी जगह मैंने कुछ ही उदाहरण लिए हैं और उनको मैं जगह जगह पे करके दिखाऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको एटलीस्ट इस डेटा सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेगी। अगर मैं बार बार अपने उदाहरणों को बदलता रहूँगा तो आपको उस डेटा सेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, राइट। चलिए, तो ये जो टाइम है इनका इस सेकेंड्स में, इसको मैंने एक डेटा वेक्टर में सेव कर लिया टाइम, राइट। और देखिए ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब इस डेटा सेट की अगर मुझको रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम माइनस मिनिमम टाइम, राइट। और इसकी वैल्यू आप अगर देखोगे तो कितनी आ जाएगी, 52। हाँ, ऑन द अदर हैंड आप अगर इसमें से अगर रेंज अगर ये का अगर कमांड लगा देंगे RANGE रेंज और ब्रैकेट में कर देंगे टाइम, तो देखिए आपको ऐसा कुछ डेटा वेक्टर दे देगा, जिसका मतलब क्या है कि ये आपका 32 से 84 ये एक मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू की रेंज है। तो लेकिन ये रेंज अलग टाइप की है, ये स्टैटिस्टिकल रेंज नहीं है, और यह जो रेंज है ये आपकी एक स्टैटिस्टिकल रेंज है, राइट। तो चलिए एक तरह से हम इसको अपने R में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइम डेटा सेट को अपने R में एंटर कर लेते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया, देखिए आपका ये डेटा आ गया टाइम। अब चलिए मैं आपको इसमें से दिखा देता हूँ कि आपका मैक्स टाइम क्या आएगा, 84। मिनिमम ऑफ टाइम क्या आएगा, 32। अब आप देखिए दोनों को घटाइए तो कितना आएगा, मैक्सिमम टाइम माइनस मिनिमम टाइम, राइट। तो 84 माइनस 62, 52, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो अच्छा खासा वेरिएशन है। और क्यों वेरिएशन है, आप इसके बारे में आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि देखिए इसमें से एक वैल्यू कहाँ आपकी वैल्यू है 32, राइट। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी है 32 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 84। इसलिए आपको देखिए यहाँ पे नहीं लग रहा है कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। और अगर देखिए इसी में अगर आपको रेंज कमांड करके दिखाएं तो देखिए क्या आएगा, रेंज ऑफ टाइम 32 to 84, राइट। लेकिन आपको इसके बारे में बहुत सावधान रहना है कि आप रेंज निकालने के लिए रेंज कमांड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो प्रायः बहुत लोग प्रैक्टिस में करने की कोशिश करते हैं। और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है, जो आपने अभी निकालने की कोशिश करी है वही चीज़ तो यहाँ पे है, राइट। तो आप उसको देख के समझ में आ जाएगा आपको। अब हम क्या करते हैं कि इसी डेटा सेट में हम अपने दो वैल्यूज़ को NA कर देते हैं, हम उनको मिसिंग कर देंगे। मिसिंग का मतलब जो हमारी पहली दो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने कर दिया NA। इसको तो हमारा जो R समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई वैल्यू है जो लेकिन अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हमारा जो मैंने एक नया अपना डेटा वेक्टर तैयार कर लिया time.NA, ओके। और time.NA में मैं देखिए हमारी पहले वाली सारी वैल्यूज़ हैं, जो पहली दो वैल्यूज़ हैं ये हमारी हो गई NA। अब मैंने क्या, अगर हमको रेंज निकालनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसी डेटा सेट का जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूंगा और हम मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे। और लेकिन अगर हम खाली यहाँ पे NA.RM को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब उसको ये आउटकम दे देगा NA। लेकिन जब हम कहेंगे NA.RM तो ये मुझको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को अलग अलग निकाल देगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए एक तरह से इसको हम पहले हम R में करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये जो time.NA डेटा है हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो देखिए आपका डेटा वैल्यू क्या आ गई, ऐसी आ गई। इसमें से देखिए दो जो डेटा हैं ये आपके NA हो गए, अर्थात ये दोनों वैल्यूज़ मिसिंग हैं। अब ज़रा सा इसमें से ज़रा हम मैक्सिमम इसका निकालते हैं time.NA। तो देखिए क्या कह देगा NA। इसको नहीं समझ में आया क्योंकि दो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कमांड लगा दें NA.RM = ट्रू, राइट। तो देखिए क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 84। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू अगर निकालें time.NA तो देखिए ये भी आ जाएगी NA, राइट। लेकिन इसकी जगह अगर हम इसमें से साथ में अगर हम
NA डॉट RM इज इक्वल टू ट्रू कर दें अगर हम, तो देखिए आपको ये वैल्यू निकाल देगा 35। तो अब अगर इसमें से अगर आपको इस डेटा की रेंज अगर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम डॉट NA डॉट RM इज इक्वल टू ट्रू माइनस मिनिमम ऑफ टाइम डॉट NA और NA डॉट RM इज इक्वल टू ट्रू। देखिए इसने आपको निकाल दिया 49। और इसमें से अगर हम मान लीजिए इसमें से हम अगले कमांड में कर दें फॉल्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये भी कह देगा NA कि आपने एक डेटा में से आपने जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली वहाँ तो आपने NA वैल्यूज़ को आपने बाहर करके निकाला मैक्सिमम वैल्यू, और एक में आपने मिनिमम वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करी जिसके अंदर NA वैल्यूज़ थी। तो इससे आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। हाँ, अगर आप साथ में देखिए इसका भी निकालें, आप निकालें रेंज अगर निकालें, जो आपका कमांड होता है जो सही नहीं है टाइम डॉट NA, तो देखिए क्या उत्तर आएगा, NA। लेकिन अगर हम इसी में इसकी रेंज निकालें, रेंज ऑफ टाइम डॉट NA, और लेकिन साथ में लगा दें हम NA डॉट RM इज इक्वल टू ट्रू, राइट, को देखिए आपको सही उत्तर मिल जाएगा। राइट, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताने की कोशिश करी, एक तो जो हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है रेंज उसके बारे में, और साथ में आपको जो हमारा एक कमांड होता है रेंज उसके बारे में। और आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कि जो आर के कमांड में आपको जब भी कभी इस्तेमाल आप अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कमांड को इस्तेमाल करने के पहले उसके हेल्प में जाना चाहिए और ये जा कर के कन्फर्म करना चाहिए कि वो आर वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपके पास आर से हेल्प लेने के अलग अलग साधन हैं, कुछ आर के अंदर के होते हैं, कुछ आर के बाहर के होते हैं, तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि सबसे पहले आप अगर आर के अंदर जो बिल्ट इन हेल्प होता है आप अगर वहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि बाहर की इन्फॉर्मेशन गलत होती है, लेकिन जो आर के अंदर की इन्फॉर्मेशन है आप पहले वहाँ से देखिए, उसके बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा तो आप बाहर जाने की कोशिश करिए। राइट, तो ये देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है। आप अगर आप इसी ऑपरेशन को तो आपने किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NA डॉट RM को ट्रू किया दोनों केसेस में, फिर आपकी देखिए रेंज निकल आई 49। ओके, अब हम एक और मेजर की बात करते हैं। यह मेजर है, इसका नाम हमारा है इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओके, अब देखिए ये जो आपकी जैसे आपने रेंज ली है ना, ये रेंज आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच की दूरी देता है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे का याद करने की कोशिश कीजिए, जब मैंने क्वांटाइल्स के बारे में बात करी थी, तो जब भी हम क्वांटाइल बनाने की बात करते हैं तो जो पहली वैल्यू उसका आउटकम में आती है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और जो अंतिम वैल्यू हमारे आउटपुट में आती है वो उस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आपस में कंपेयर कर करके उस डेटा के वेरिएशन के बारे में पता कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम उसकी कोई और भी जो पार्टीशनिंग वैल्यूज़ हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे भी आपको एक जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको रेंज कमांड से मिलती है उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन तो आपको वहाँ से भी मिलेगी। कि अगर हम कहें कि जैसे हमारे पास दो कोई क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं, दो स्टेट में अलग अलग हैं, और हमारे पास दो अलग अलग बोर्ड हैं जो कक्षा 12 का इम्तहान करवाते हैं। अब एक ये जैसा आपने सुन के रखा है, बहुत बार लोग कहते हैं कि एक बोर्ड में आसानी से नंबर मिलते हैं और एक बोर्ड में कठिनाई से नंबर मिलते हैं, हार्ड मार्किंग होती है, आसान मार्किंग होती है, इत्यादि इत्यादि। मुझे नहीं पता कि उसमें से कितना सही है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक खाली हाइपोथेटिकल कंडीशन लेकर के आपको वेरिएबिलिटी के बारे में आइडिया देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस उदाहरण को ले रहा हूँ। राइट, मैं किसी बोर्ड के बारे में कोई क्लेम या ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा बोर्ड कैसा करता है या ऐसा होता भी कि नहीं होता है। तो अगर आप ये मान लीजिए, तो अगर हम ये कहें कि अगर आपको देखना है कि दोनों की बोर्ड में जो नंबरों का जो हमारे स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं उनमें वेरिएशन कितना है, तो एक तो यही है कि आपने दोनों
बोर्ड्स के जो नंबर आए हैं उनकी आपने रेंज निकाल ली। तो रेंज में खाली आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लिया। लेकिन अगर हम आपसे एक यहाँ पे पिक्चर बनाने की कोशिश करें और अगर हम कहें कि मान लीजिए आपकी ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, मिनिमम और यहाँ पर है मैक्सिमम, और दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर हम कहें कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है सपोज 30 और मैक्सिमम वैल्यू है 70 दोनों केसेस में, और जो हमारे दो डेटा सेट ऐसे हैं कि जिनके अंदर हमारे पास वेरिएशन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है दोनों में, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपकी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है वेरिएशन। और एक डेटा सेट है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, किसी के मिनिमम 30 आ रहे हैं तो किसी के 70 आ रहे हैं और किसी के 50 आ रहे हैं। इस तरह की हमारी कंडीशन है। तो आप अगर ध्यान दोगे कि देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल गई और वो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप अगर उसके जो बीच का जो भी अगर हम इस कर्व की बात करें फ्रीक्वेंसी कर्व की, तो फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा एक ये कर्व है और एक हमारा ये कर्व है, राइट। कर्व 1 कर दीजिए, आप उसको कर्व 2 कर दीजिए, तो दोनों के लेकिन वेरिएशन में आपको कुछ फ़र्क तो दिखाई पड़ रहा है ना। इसका देखिए फैलाव यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहीं तक है, लेकिन इसमें कुछ एक अलग तरीके का फैलाव हो रहा है। तो ऐसा सोचा गया कि क्यों नहीं हम रेंज में जो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, उसके अलावा हम अपने भिन्न भिन्न क्वांटाइल्स को भी कंपेयर करने की कोशिश करें। और अगर आप मैं आपको यहाँ पे दो पिक्चर बनाऊँ, एक हमारा है, एक मैंने हरे रंग से बनाई है और एक मैंने लाल रंग से बनाई है, देखिए, राइट। ठीक है, दोनों कर्व में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर मुझको ये पता करना है कि दो डेटा सेट हमारे एक जैसे है कि नहीं है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हम इसके क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रथम क्वार्टाइल है, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा, तो अगर दोनों जो हमारे फ्रीक्वेंसी कर्व बने हुए हैं, अगर इनके आपस में जो भी क्वांटाइल्स हैं वो भी अगर आपस में मैच कर जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये हमको इंडिकेट करेगा कि जो हमारे दोनों डेटा सेट किस तरीके के हैं, वो आपस में मिलते जुलते हैं या उनके बीच में बहुत ही भिन्नता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया और यह प्रपोज किया गया कि क्यों नहीं हम अपने इन क्वांटाइल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो क्वांटाइल्स में आप कोई भी क्वांटाइल ले सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं जो Q1, Q2, Q3, Q4 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टाइल की बात करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए भी एक मेजर ऑफ वेरिएशन दिया गया। और उसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल है और जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है, जैसे देखिए आपका क्या है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो इसके जो बीच की दूरी है Q3 और Q1 के बीच की दूरी, इसको हम नापने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम आपको यहाँ पे दो डेटा सेट बना दें, एक ऐसा है और एक आपका कुछ ऐसा है, ये शुरू होगा और इस तरीके का आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अगर आप क्वार्टाइल को अगर आप यहाँ पे नापने की कोशिश करेंगे तो दोनों का फ़र्क अलग अलग आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अगर हम कर दें, अर्थात अगर हम Q3 माइनस Q1 कर दें अगर हम, तो मुझको दो क्वार्टाइल्स के बीच में किस तरीके का वेरिएशन आ रहा है और किस तरीके की डेटा की स्कैटर्डनेस है उसके बारे में पता चल जाएगा, राइट। इसी को हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, अर्थात थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच की दूरी, उसके बीच में उनकी क्या रेंज है, राइट। अब देखिए आपको पता है कि जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है वो तो हमारा 75th परसेंटाइल भी होता है, और जो हमारा पहला क्वार्टाइल होता है वो हमारा 25वां परसेंटाइल होता है। तो चाहे हम कह दें कि 75वें और 25वें परसेंटाइल के बीच का डिफरेंस अंतर, या हम कह दें कि तीसरे और पहले क्वार्टाइल के बीच का डिफरेंस, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि हम जब भी कभी यहाँ पर क्वार्टाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एरिया है ये हमारा कितना है, 25% हमारा ये है पहला, दूसरा हमारा पार्ट कितना है 25%, तो ये टोटल हमारा 50% एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और कहाँ से, सेंटर से, सेंटर आपका क्या है Q2,
Q2 की ये दोनों और 25% की ये वैल्यूज़ को ले रहा है और ये टोटल उसमें से 50% की वैल्यू को आपस में कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अब ये सवाल आता है कि अगर हमारे पास अगर दो डेटा सेट हैं तो दोनों का अगर हम जो अपनी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लेंगे तो ये कैसे फैसला करेंगे कि किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कम है और किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो हमारा जिस तरीके से मैंने रेंज में अपना नियम सेट किया था उसी तरह का नियम हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज में भी आता है। तो जिस डेटा सेट में इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी है और जिस डेटा सेट में इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू कम आएगी उसमें से हमारी उसकी वेरिएबिलिटी कम है और जिस डेटा सेट में इंटर क्वार्टाइल रेंज कम आएगी उसकी चूँकि वेरिएबिलिटी कम है तो हम कहेंगे कि वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, वो हमारे लिए प्रेफरेबल है, राइट। तो अगर हम कहें कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो डेटा सेट हैं, डेटा सेट 1 और डेटा सेट 2 और इसकी मैंने रेंज निकाल ली। सपोज डेटा सेट 1 की रेंज हमारी आ गई इंटर क्वार्टाइल रेंज, चलिए इसको हम IQR से डिनोट करते हैं, IQ इंटर क्वार्टाइल रेंज 1 और इंटर क्वार्टाइल रेंज 2, राइट। आपने एक चीज़ ध्यान दी, मैंने जब पहले कुछ और लिखा था लेकिन जब मैंने लिखा IQR तो ये देखिए ना बहुत आसानी से आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज ही तो है। इनकेस अगर हम यहाँ पे हम QR कर देंगे आपको लगेगा कि कैसे की क्वार्टाइल रेंज हो गई है। तो आपने देखा कि IQR एक कितना अप्रोप्रिएट वर्ड है अपने इंटर क्वार्टाइल रेंज को इंडिकेट करने का, राइट। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए IQR1 और IQR2 मैंने निकाल लिया और अगर हम ये देखेंगे कि IQR1 की जो वैल्यू आई है और जो IQR2 की जो वैल्यू आई दोनों को कंपेयर करते हैं और अगर IQR की वैल्यू IQR1 की वैल्यू IQR2 की वैल्यू से अगर ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं कि डेटा सेट 1 में हमारी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो अगर हम कह दें हमारे पास दो डेटा सेट हैं और सपोज उनकी इंटर क्वार्टाइल रेंज मैंने IR1 और IR2 निकाल दी, राइट। मैंने यहाँ पे IR1 IR2 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने जो मैंने हाथ से लिखा है वहाँ पर मैंने IQR इस्तेमाल किया है और मैंने आपको कन्विंस भी किया कि देखिए IR के कंपैरिजन में IQR हमारा ज़्यादा बेहतर सिंबल है, ओके। तो अगर हमारा IR1 की वैल्यू IR2 से ज़्यादा आती है दैट मीन्स कि IR1 से जो रिलेटेड हमारा डेटा सेट है उसके अंदर ज़्यादा वेरिएबिलिटी है और IR2 में कम वेरिएबिलिटी है, राइट। अब इसका हमारा R का मान क्या होगा, अगर हम इसको अपने R सॉफ्टवेयर में अगर कंप्यूट करना चाहें तो जैसा आपने देखा कि रेंज के लिए आपके पास डायरेक्ट कमांड नहीं है लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हमारे पास कमांड है और इसका कमांड पता है क्या है, जो आपने अभी भी कहा है IQR, राइट। और ब्रैकेट में आप क्या दे दोगे, जो भी आपका डेटा वेक्टर है X। तो इस कमांड का इस्तेमाल करते हम अपनी इंटर क्वार्टाइल रेंज को डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके अगर डेटा वेक्टर X में कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम अपने इसी डेटा वेक्टर X को हम इंडिकेट कर देंगे से XNA, मतलब वह वेक्टर X का जिसके अंदर NA की वैल्यूज़ हैं। देन हमारा जो हमारा कमांड है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हमारा कमांड हो जाएगा IQR, साथ में डेटा वेक्टर देंगे और साथ में हम लगा देंगे NA.RM = ट्रू, मतलब कि मिस्टर R इस X डेटा सेट में आइए, XNA डेटा सेट में आइए, वहाँ से NA वैल्यूज़ को हटाइए और फिर हमारा IQR हमको कंप्यूट कर दीजिए, राइट। और उसी तरीके से हमारे पास एक और हमारा एक मेज़र होता है जो इस वेरिएबिलिटी को मेज़र करता है। आपने अभी देखा कि मैंने Q3 और Q1 का मैंने एक अंतर लिया और उसको मैंने नाम दे दिया इंटर क्वार्टाइल रेंज, अर्थात दो क्वार्टाइल्स के बीच में दूरी, राइट। उसी की बेसिस पर हमारा एक और हमारा मेज़र है, इसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्वार्टाइल डेविएशन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने अभी इस वाले केस में अपना Q1, Q2, Q3 और Q4 को
को मैंने प्लॉट किया था और मैंने Q1 और Q3 के बीच की दूरी को निकाला था। तो जो Q1 और Q3 के बीच की जो दूरी है, ये इसको मैंने कहा था इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। अब ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है, ये सिर्फ Q3 माइनस Q1 की दूरी का आधा होता है ये, राइट। तो इसको डिफाइन किया गया कि Q1 और Q3 के बीच में जो दूरी है, ये दूरी है, इसको हम आधा कर दें, राइट। तो इसीलिए अगर हमको क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन के बीच में अगर एक संबंध देखना है तो क्या संबंध आ जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन हमारे इंटर क्वार्टाइल डेविएशन का इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा ही तो है, राइट। तो इसलिए हम क्वार्टाइल डेविएशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर इसको आप अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज के अगर संबंध में आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? IQR बाई 2। अब देखिए, आपको यहाँ से इस संबंध को निकाल करके दो आपको एडवांटेज हो गया। पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि जिस तरीके से आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज में ये समझने की कोशिश करी थी कि हम भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे क्वांटाइल्स हैं उनको हम कंपेयर करके हम अपने डेटा के अंदर छुपी हुई वेरिएबिलिटी को बाहर निकाल सकते हैं, तो वही काम तो क्वार्टाइल डेविएशन भी कर रहा है। दोनों में क्या फ़र्क है? खाली एक 1/2 फैक्टर का ही तो फ़र्क है। लेकिन 1/2 फैक्टर को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से उसकी जो उसका इंटरप्रिटेशन है या जिस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आता है। जो हमारे क्वार्टाइल डेविएशन होते हैं और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन जो रेंज है, इसको भी हम एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज करके ज़्यादा सुविधा मिलती है या आपको क्वार्टाइल डेविएशन को इस्तेमाल करके आपको सुविधा मिलती है। जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, अब इसमें अगर हमको ये पता करना है कि अगर आपके पास दो डेटा सेट हैं तो उसमें से किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कम होगी, किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले समझा है, अगर हमारे पास दो डेटा सेट हैं, उनको हम नाम दे देते हैं डेटा सेट 1 और 2। तो दोनों की हम जो भी क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लें, इसको हम जिसकी कह देते हैं सपोज QD। और पहले डेटा सेट का हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? QD1 और दूसरे का है QD2। अगर हम मान लीजिए हम इसकी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, अगर QD1 हमारा अगर QD2 से ज़्यादा आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन 1 है, जो कि डेटा सेट 1 की बेसिस पर कंप्यूट किया गया है, उसके अंदर डेटा सेट 2 से ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, ज़्यादा वेरिएशन है, राइट। तो जिस तरीके से, और हम ये भी कह सकते हैं कि जिस डेटा सेट में क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा है, उस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। हाँ, आई एग्री कि ये जो ज़्यादा और कम है, ये आपका कंपैरेटिव बात होती है, और जब आप दो डेटा सेट को लेंगे तभी आपको ज़्यादा कम के बारे में पता चलेगा। लेकिन हम एक मोटी भाषा में ये तो कह ही सकते हैं कि जितना ज़्यादा क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आएगी उतना ही हमारा डेटा सेट में वेरिएशन भी होगा। ओके, अब हम चलिए एक काम करते हैं, इसको ज़रा सा देखते हैं कि R में कैसे निकाला जाएगा। अब मुझे ये बताइए, क्या R में निकालने के लिए आपको इसके लिए किसी और कमांड की आवश्यकता है? आपने अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाला है और आप ये डिफाइन कर रहे हो कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा ही तो है। तो अगर हम वाली इंटर क्वार्टाइल रेंज अपने किसी डेटा वेक्टर x की निकाल लेते हैं और उसको अगर हम आधा कर दें तो हमको क्वार्टाइल डेविएशन ही तो मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन को अलग से निकालने के लिए हमारे पास कोई कमांड नहीं होता है। जो हमारा IQR कमांड होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम 2 से भाग दे देते हैं। हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और जो उसकी वैल्यू आएगी वही हमारी क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू होगी। अब एक बात और आती है कि अगर आपके मान लीजिए डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है,
तो आप उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज या जो क्वार्टाइल डेविएशन इसको आप कैसे निकालेंगे? तो जिस तरीके से आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज में देखा था कि हम अपनी मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, वही काम तो आपको यहाँ भी करना है। और जो वैल्यू आएगी उसको आपको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो अगर हम कहें कि अगर हमारा कोई डेटा वेक्टर x में कोई मिसिंग वैल्यू है जो हम कैपिटल N कैपिटल A से डिनोट करते हैं, एंड सपोज कि ये वाला डेटा सेट को मैंने इंडिकेट कर दिया से हेयर XNA, देन R के अंदर जो इस कमांड को निकालने के लिए आप अपने इस क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने कमांड होगा IQR XNA, और साथ में आप NA.RM = true इस्तेमाल करिए, और उसके बाद में जो वैल्यू आ रही है आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। राइट, चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसी चीज़ को ज़रा सा हम अपने R कंसोल में करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं वही वाला उदाहरण फिर से ले रहा हूँ जो मैंने पहले लिया था कि हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया है, और उनके और रेस को पूरा करने में उन्होंने जो समय लिया है उसको यहाँ पे सेकंड में दिया गया है। तो ये जो डेटा दिया गया है उसको हम टाइम वेक्टर के अंदर इसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब देखिए आपको अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो आपका फार्मूला बहुत ही सिंपल है। आपने कर दिया IQR और पैरेंथेसिस में लिख दिया आपने डेटा वेक्टर का नाम अर्थात टाइम, तो आपको देखिए क्या वैल्यू मिल गई 27। और उसी तरीके से आपने IQR टाइम को आपने अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। राइट, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसी काम को आपको R में कंसोल में करके दिखाते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने टाइम डेटा मैंने पहले से एंटर किया हुआ था, तो देखिए आपका आ गया। अब अगर आपको इसमें से IQR और अगर निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो देखिए क्या आ गई टाइम की 27, और इसी वैल्यू को आप अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, बहुत आसान सी बात है, तो आपको मिल जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। राइट, तो देखा आपने इसमें से कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। राइट, देखिए और यही आपने स्क्रीनशॉट भी इसका देखा था आपने जो अभी यहाँ पे करके देखा है उसी का स्क्रीनशॉट है ये। अब हम एक काम करते हैं, इसी डेटा सेट में अगर हम आपको ये मान लें कि हमारी पहली दो वैल्यूज़ हैं वो मिसिंग हैं, तो उनको मैंने NA से इंडिकेट कर दिया। राइट, तो और ये जो डेटा वेक्टर को मैंने time.NA की तरह से सेव कर लिया। ये वही डेटा वेक्टर है जो आपने अभी पिछले उदाहरण में आपने इस्तेमाल किया था। अब हम ज़रा सा इसके अंदर अपनी इंटर क्वार्टाइल रेंज और अगर हम जो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप अगर यहाँ पे IQR का कमांड अगर डायरेक्ट दे दोगे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए, ये आपको दे देगा एरर, क्योंकि इसके अंदर NA है। और आपने यहाँ पे NA.RM का कमांड इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ पे NA.RM का इस्तेमाल कर लोगे, देखिए NA.RM = true, तो और IQR का फिर आप कमांड का इस्तेमाल करोगे ऑन द डेटा वेक्टर time.NA, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 25.25। राइट, तो इसने क्या किया, आपके time.NA डेटा वेक्टर में से जो मिसिंग वैल्यूज़ थी उनको बाहर किया, और उसके बाद उसने फिर Q3 - Q1 निकालने की कोशिश करी। और अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इसी कमांड को आप अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको देखिए 12.625 मिल जाएगा। राइट, तो चलिए आपको ज़रा सा एक बार हम इसको R कंसोल में भी करके हम दिखा देते हैं आपको। राइट, तो देखिए आपने time.NA भी आपने पहले से इस्तेमाल किया था, तो ये हमारे पास देखिए पहले से अवेलेबल है डेटा। अब इसी में अगर हम कर दें मान लीजिए IQ ऑफ time.NA, तो देखिए ये हमको क्या दे देगा एरर, क्यों, इसके अंदर NA वैल्यूज़ हैं और आपने अभी NA वैल्यूज़ को हटाया नहीं है। लेकिन इसी कमांड में अगर हम कर दें NA.RM = true, तो देखिए ये आपको वैल्यू दे देगा 25.25, और इसी वैल्यू को आप अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। राइट, और आप अगर ध्यान दीजिए तो ये है क्या, खाली Q3 और Q1 की वैल्यू है, उन्हीं पर तो ये बेस्ड है। और इनकेस अगर हम आपसे कहें कि आप अगर ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये IQR का जो फार्मूला है या जो
IQR डिवाइडेड बाई 2 का जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं है। आप एक काम करिए, आपको अब क्वांटाइल्स निकालना आता है, आप अपना Q3 और Q1 दोनों को अलग अलग निकालिए। कैसे निकालेंगे? प्रॉप्स फंक्शन का यूज़ करते हो, PROBS इज इक्वल टू 0.75 और प्रॉप्स फंक्शन में प्रॉप्स इक्वल टू 0.25, तो आपको Q3 और Q1 की वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि आपको ये जो IQR फंक्शन है क्या सही वैल्यू दे रहा है, राइट। तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आपने देखा कि इस लेक्चर में मैंने आपको दो तरह के मेजर्स ऑफ वेरिएशन समझाए। एक था खाली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर, और एक हमारे डेटा फंक्शन के जो डिफरेंट क्वांटाइल्स होते हैं उसकी बेसिस पर। और दोनों से आपने देखा कि ये मुझको एक अलग अलग तरीके से अपने डेटा के अंदर जो हमारा वेरिएशन छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं। तो चाहे हमारा रेंज था, चाहे हमारा क्वांटाइल डेविएशंस पर बेस्ड हमारे मेजर्स थे, चाहे इंटर क्वार्टाइल रेंज हो या चाहे हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हो, सबका नियम एक ही था कि इस मेजर की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि उस डेटा में हमारा वेरिएबिलिटी उतना ज़्यादा है। मतलब हायर वैल्यू इस मेजर की मतलब हायर वेरिएबिलिटी, कम वैल्यू कम वेरिएबिलिटी। और यही रूल आप आगे भी देखोगे कि हम अपने बाकी जो मेजर्स हैं उसमें भी आपको ऐसे ही काम चलेगा हमारा। तो आप एक छोटा सा डेटा सेट लीजिए, उस डेटा सेट में अपने हाथ से आप वेरिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस करिए। एक डेटा सेट लीजिए जहाँ पे आप एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कर दिए 1 and 100, एक और 100, और दूसरा डेटा सेट लीजिए जिसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कर दी 20 से 25 के बीच में, और दोनों को प्लॉट करिए। उनके बीच में आप 10-12 ऑब्जर्वेशन अपने हाथ से ले लीजिए और अपने हाथ से आप वेरिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस करिए। जैसे 1 से 100 के बीच में आप एक वैल्यू हो गई 1, 15, 20, 35, 40, 45, 55, 65 इत्यादि। और 20 से 25 में 20, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.2 इत्यादि ले लीजिए। आपको पता है कि 20 से 25 के बीच में वेरिएबिलिटी कम है और 1 से 100 के बीच में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन उसको